हम लोग खुद को बहुत आधुनिक मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल। सूट पहनते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं और एआई से लेकर अंतरिक्ष तक की बातें करते हैं। हाँ लेकिन सच तो ये है कि हर हफ्ते जब हम नेल कटर उठाकर अपने बढ़े हुए नाखून काटते हैं ना, तो हम असल में अपने अंदर के एक लाखों साल पुराने जंगली जानवर को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे वाह। मतलब एक ऐसा जानवर जो आज भी हमारे शरीर के भीतर जिंदा है और बार बार बाहर आने की कोशिश करता है, और हम हैं कि उसे हर हफ्ते काट कर फेंक देते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। और मजे की बात यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे महान विचारक का दिमाग भी बिल्कुल इसी दिशा में चला था। अच्छा। हाँ, मतलब जब उनकी एक छोटी सी बच्ची ने उनसे बड़ी मासूमियत से पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अरे ये तो बहुत ही मासूम सा सवाल है। बिल्कुल, जाहिर है हम सब इसे बस शरीर की एक साधारण सी सफाई की प्रक्रिया मानकर भूल जाते हैं। हाँ। लेकिन द्विवेदी जी के लिए ये महज एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सवाल था। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा में इसी सवाल की परतें उधेड़ते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब हम द्विवेदी जी के इस निबंध का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि नाखूनों का ये बढ़ना केवल कैराटिन नाम के प्रोटीन का इकट्ठा होना नहीं है। सही कहा। ये असल में हमारी उस आदिम पशुता, उन पाश्विक प्रवृत्तियों का प्रतीक है जिन्हें काटकर छांटकर हम लगातार मनुष्यता के सांचे में ढलने की एक अनंत जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये संघर्ष कोई आज का नहीं है। अगर हम इस पूरे विकास क्रम को समझना चाहते हैं ना, तो हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। मतलब कितना पीछे? 100-200 साल नहीं, बल्कि लाखों साल पीछे। उस दौर में जब इंसान असल में जंगलों में रहता था। ओहो, वो आदिमानव वाला दौर। हाँ, उस आदिमानव के लिए नाखून कोई ऐसी चीज नहीं थी जिन्हें संडे को काटना पड़े या जो उसे परेशान करते हो। कुल सही। उस आदिम अवस्था में इंसान पूरी तरह से नखदंतावलंबी था। मतलब नाखूनों और दांतों पर ही उसका पूरा जीवन और उसकी सुरक्षा टिकी थी। लेकिन फिर इंसान के दिमाग ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। उसने समझ लिया कि शरीर के ये हथियार एक सीमा के बाद काम नहीं आएंगे। तो फिर उसने क्या किया? यहीं से बाहरी हथियारों का दौर शुरू होता है। पेड़ की डालियां, पत्थर के ढेले, और फिर इंसान ने हड्डियों के हथियार बनाना शुरू किया। अरे हाँ, हड्डियों के हथियार। ये सुनते ही मुझे वो पौराणिक कथा याद आ रही है जहां देवताओं के राजा इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र दधीची मुनि की हड्डियों से ही बनाया गया था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के उस कालखंड का प्रतीक है जहां हड्डियां सबसे एडवांस वेपन हुआ करती थीं। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। माइथोलॉजी अक्सर हमारे क्रमिक विकास का ही एक काव्यात्मक रूप होती है। सही बात है। हड्डियों के बाद इंसान रुका नहीं, उसने पत्थरों को और तराशा और फिर वो धातुओं की तरफ मुड़ गया। लोहे की खोज ने तो पूरी मानव सभ्यता का इतिहास ही पलट कर रख दिया। हाँ, लोहा तो गेम चेंजर था। बिल्कुल। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, घोड़े थे, और यही वजह थी कि उन्होंने नागों, असुरों और उन तमाम प्राचीन कबीलों पर विजय प्राप्त की। जिनके पास शायद दूसरे हथियार रहे होंगे। हाँ, जिनके पास भले ही अन्य विद्याएं रही होंगी, लेकिन लोहे जैसी मारक धातु नहीं थी। इंसान के शरीर का वो छोटा सा नाखून अब लोहे की भयानक तलवार में बदल चुका था। रुको, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। क्या? अगर हम नाखूनों को सिर्फ एक हिंसक हथियार या उस बर्बर और खूंखार अतीत की निशानी मान ले, तो फिर सभ्यता के विकास के साथ इंसान ने उसे खत्म क्यों नहीं किया? अच्छा, आप उस एंगल से सोच रहे हैं। हाँ, मतलब हम देखते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले वात्स्यायन के कामसूत्र के दौर में तो लोग बाकायदा नाखूनों को संवारने लगे थे। ये तो है। त्रिकोण, गोलाकार, चंद्राकार, दंतुल, लोग तरह तरह के आकारों में अपने नाखूनों को तराश रहे थे। बिल्कुल। उन्हें मोम और आलता रगड़ के लाल और चिकना बनाया जा रहा था। औरतों और बंगाल के लोग बड़े नाखून रखते थे, दक्षिण के लोग छोटे। अगर ये जंगलीपन था तो इसे इतना ग्लैमरस क्यों बनाया गया? यही तो इंसान के मनोविज्ञान का सबसे जटिल और दिलचस्प हिस्सा है। हम अपने हिंसक और बर्बर अतीत से सीधे तौर पर आंखें नहीं मिला सकते। मतलब हम सच से भागते हैं? एक तरह से हाँ। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस पशुता को, उस हिंसा को कला, सौंदर्य और विलासिता के आवरण से ढकने की कोशिश करते हैं। अरे वाह। जो नाखून कभी किसी जानवर का पेट फाड़ने या किसी प्रतिद्वंदी का खून बहाने के काम आते थे ना, सभ्यता के उस दौर में उन्हें सुकुमार विनोदों और कामुकता का साधन बना दिया गया।
ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब एक खूंखार हथियार को म्यूजियम में रखकर उसे 8 पीस कह देना, ताकि हम भूल सके कि कभी हम भी उसी खूंखार दुनिया का हिस्सा थे। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है ना? हमने अपनी हिंसा को ही ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया। लेकिन फिर प्रकृति का क्या मतलब? अगर आज नाखूनों का अस्त्र के रूप में कोई काम नहीं बचा है, ये सिर्फ उंगलियों की सजावट बनकर रह गए हैं, तो प्रकृति इन्हें बार बार क्यों बढ़ाती है? क्या प्रकृति को नहीं पता कि अब हम गुफाओं में नहीं रहते? प्रकृति का अपना एक अलग टाइमलाइन होता है। अच्छा। जीव विज्ञान में इसे सहजात वृत्ति यानी इनेट इंस्टिंक्ट कहा जाता है। ये हमारे शरीर के भीतर बैठी हुई वो अनजान स्मृतियां हैं जो करोड़ों सालों के इवोल्यूशन से हमारे डीएनए में छप गई हैं। जैसे और भी चीजें होती हैं शरीर में? बिल्कुल, जैसे हमारे बालों का बढ़ना, पलकों का झपकना, या बचपन में दांतों का टूटकर फिर से आना। ये सब वो बैकग्राउंड प्रोग्राम्स हैं जो हमारे हार्डवेयर में आज भी चल रहे हैं। नाखूनों का बढ़ना भी उसी पुरानी स्मृति का हिस्सा है। तो इसका मतलब प्रकृति आज भी हमें हर हफ्ते ये याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक कपड़े पहन लें, परफ्यूम लगा लें, लेकिन हम भीतर से अब भी वही नखदंतावलंबी पशु हैं। एकदम सही। और विडंबना देखिए, प्रकृति हमें याद दिला रही है कि हमारे भीतर पशुता है, और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमने नाखूनों को तो छोड़ दिया, लेकिन बंदूकों, कारतूसों और एटम बमों पर भरोसा कर लिया। बाप रे। इंसान सोचता है कि उसने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन द्विवेदी जी का नजरिया यहाँ बहुत ही धारदार है। उनके अनुसार ये जो मारक अस्त्र शस्त्र हम बना रहे हैं ना, ये असल में उसी पुरानी पशुता का ही एक नया, बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा भयानक रूप है। इंसान का आवरण बदल गया है, लेकिन भीतर की हिंसक प्रवृत्ति आज भी आदि मानव जैसी ही है। यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ, या शायद इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहता हूँ। बताइए। क्या हम इस पूरी तकनीकी प्रगति को महज पशुता का नाम देकर खारिज नहीं कर रहे हैं? मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्टर या एटम बम बनाने में जो क्वांटम फिजिक्स, जो गणित और जो उन्नत विज्ञान लगता है, वो इंसान के विकसित दिमाग की चरम उपलब्धि है। कोई जानवर तो एटम बम नहीं बना सकता ना? बिल्कुल सही बात है। फिर हम इस बौद्धिक सफलता को आदि मानव की पशुता से कैसे तौल सकते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और अक्सर लोग विकास को इसी चश्मे से देखते हैं। विज्ञान, तकनीक और क्वांटम फिजिक्स निसंदेह इंसान की बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धियां हैं। लेकिन हमें इस पूरी प्रक्रिया के मैकेनिज्म को, इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। आदि मानव हड्डी का हथियार क्यों उठाता था? अपनी जान बचाने के लिए। डर से? बिल्कुल, डर से, असुरक्षा से, और दूसरे को खत्म करके अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। आज एक देश एटम बम क्यों बनाता है? लाखों लोगों को 1 सेकंड में राख कर देने की वो क्षमता क्यों विकसित करता है? कारण बिल्कुल वही है, असुरक्षा, डर और वर्चस्व की होड़। ओहो, ये तो है। दिमाग जरूर विकसित हो गया है, टूल बदल गए हैं, लेकिन उस टूल को इस्तेमाल करने के पीछे जो आदिम ड्राइव है, जो नियत है, वो आज भी उसी गुफा में रहने वाले सहमे और हिंसक इंसान वाली ही है। मतलब नियत नहीं बदली? एकदम। अगर हमारा ज्ञान हमें विनाश की ओर ले जा रहा है, हिरोशिमा जैसी घटना को अंजाम देने की प्रेरणा दे रहा है, तो वो विकास केवल बाहरी है, भीतर की मूल प्रवृत्ति तो वही रही। सही कहा। इसीलिए ये आधुनिक हथियार महज लोहे और यूरेनियम के बने हुए नाखून ही तो हैं, जो बस आकार में बड़े हो गए हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। बात इस चीज की नहीं है कि हथियार कितना कॉम्प्लेक्स है, बात उस असुरक्षा की है जो उस हथियार को जन्म देती है। बिल्कुल। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर हथियारों का संचय और विनाश की ये क्षमता पाश्विक वृत्ति है, तो फिर इस पूरी कहानी में मनुष्यता कहाँ है? हम खुद को उन जानवरों से अलग कैसे साबित कर सकते हैं? इसका जवाब हमारे इतिहास या विज्ञान से ज्यादा हमारी भाषा और भारतीय चित्त के दर्शन में छिपा है। और ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। कैसे? जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो अंग्रेजी में एक शब्द का बहुतायत में इस्तेमाल हुआ, इंडिपेंडेंस। हाँ, इंडिपेंडेंस डे। अब अगर इंडिपेंडेंस का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है अनुधीनता, यानी किसी के अधीन ना होना, कोई रोक टोक ना होना, कोई बंधन ना होना। हाँ। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारतीय भाषाओं ने उस अनुधीनता शब्द को कभी अपनाया ही नहीं। बिल्कुल। हमने शब्द चुने स्वाधीनता, स्वतंत्रता या स्वराज्य। अब इन तीनों शब्दों में एक चीज कॉमन है, स्व। हाँ, स्व यानी सेल्फ, स्व का बंधन। ये कोई संयोग नहीं है, ये भारतीय विचार की गहराई है। आजादी को इस रूप में नहीं देखते कि अब कोई लगाम नहीं है और हम जो चाहें कर सकते हैं,
बल्कि हम आजादी को इस रूप में देखते हैं कि अब हम पर किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद का नियंत्रण है, स्व का अनुशासन है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि आजादी बिना ब्रेक और बिना स्टीयरिंग की गाड़ी बन जाने में नहीं है। आजादी का मतलब है कि उस स्टीयरिंग पर किसी और के बजाय खुद आपका कंट्रोल होना और आपको पता होना कि ब्रेक कब लगाना है। बिल्कुल सटीक। और यही स्व का बंधन, यही आत्मनियंत्रण इंसान को जानवर से अलग करता है। जानवर को जब भूख लगती है, गुस्सा आता है या उसकी कोई भी सहज वृत्ति उस पर हावी होती है तो वो बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करता है। हाँ, वो तो इंस्टिंक्ट पे चलता है। जानवर के पास संयम नहीं है, लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान अपनी संवेदनाओं का इस्तेमाल करता है। उसमें संयम है, त्याग की भावना है, वो दूसरे के सुख दुख को महसूस कर सकता है। सही बात है। अपने गुस्से पर, अपनी हिंसक प्रवृत्तियों पर जो हम खुद का बंधन लगाते हैं ना, वही हमें असल में मनुष्य बनाता है। और शायद इसीलिए इस निबंध में एक बहुत ही प्रभावशाली प्रसंग आता है। एक बूढ़े का जिक्र किया गया है और ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये इशारा महात्मा गांधी की ओर है। जी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी स्व के बंधन को समझाने में लगा दी। उन्होंने हमेशा यही कहा कि बाहर की ओर मत देखो, बाहरी ताकत या भौतिक चीजों के पीछे मत भागो, भीतर की ओर देखो, अपने अंदर के क्रोध, द्वेष और हिंसा को दूर करो, सत्य और प्रेम की बात करो। आत्मतोष या सेल्फ सैटिस्फैक्शन की अहमियत को समझो। उनका पूरा दर्शन इसी बात पर टिका था कि हथियारों से मिली जीत से कहीं बड़ी जीत खुद की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक कड़वा सच सामने आता है। वो क्या? हम उस बूढ़े की महानता की बातें तो करते हैं, लेकिन समाज ने असल में उनके साथ किया क्या? उस बूढ़े की बात किसी ने नहीं मानी और अंततः उसी हिंसा, उसी आधुनिक नाखून यानी बंदूक की गोली से उनकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुखद था। ये इस बात का बहुत ही ज्वलंत और दर्दनाक प्रमाण है कि हमारी वो पशुता जिसे हम पीछे छोड़ने का दावा करते हैं, वो आज भी समाज पर कितनी हावी है। एक इंसान जो प्रेम और अहिंसा का अंतिम शिखर था, उसे उसी मारक अस्त्र का शिकार होना पड़ा। ये घटना सिर्फ एक ऐतिहासिक त्रासदी नहीं है, बल्कि ये हमारे इवोल्यूशन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम वाकई मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं या हम सिर्फ अपनी पशुता को नए और चमकदार हथियार दे रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। बाहरी चमक दमक और आंतरिक खालीपन के बीच का ये द्वंद्व इंसानियत की सबसे बड़ी उलझन है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए इस निबंध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बीच एक स्पष्ट लकीर खींची गई है। सफलता यानी सक्सेस और चरितार्थता यानी फुलफिलमेंट। हम आज की भागदौड़ में अक्सर इन दोनों को एक ही मान बैठते हैं, जबकि ये दोनों पूरी तरह से विपरीत दिशाएं हो सकती हैं। कैसे? मारक अस्त्रों को जमा करके, धन दौलत और बाहरी उपकरणों का बाहुल्य करके इंसान सफलता जरूर पा सकता है। वो शक्तिशाली बन सकता है, दूसरे देशों को डरा सकता है, दुनिया पर राज कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सफलता उसे अंदर से खोखला ही रखती है। चरितार्थता या जीवन की सार्थकता इस बाहरी सफलता में नहीं है। तो फिर किसमें है? वह केवल प्रेम, मैत्री, त्याग और सबके कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने में है। सफलता आपको ताकत दे सकती है, लेकिन चरितार्थता आपको एक संपूर्ण मनुष्य बनाती है। और ये चरितार्थता तभी हासिल हो सकती है जब हम आंखें मूंद कर पुरानी चीजों से न चिपके रहें। यहाँ कालिदास का एक बहुत ही शानदार विचार आता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये विचार रूढ़िवाद पर एक सीधा प्रहार है। अक्सर हम पुरानी परंपराओं या विचारों को सिर्फ इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि वे पुरानी हैं। द्विवेदी जी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही विचलित कर देने वाला लेकिन सटीक उदाहरण दिया है, एक बंदरिया का। अच्छा। हाँ, जब किसी बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो वो कई दिनों तक उस मरे हुए बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए घूमती रहती है। उसकी वो ममता अंधी होती है, एक सहज वृत्ति होती है। अरे बाप रे। लेकिन एक विवेकशील इंसान का आदर्श वो बंदरिया नहीं हो सकती। हम मरे हुए विचारों और रूढ़ियों को सीने से लगाकर नहीं जी सकते। हाँ, क्योंकि एक समझदार इंसान पुरानी और नई दोनों चीजों को तर्क की कसौटी पर कसता है। वो जांच परख कर जो सही और प्रासंगिक होता है उसे चुनता है। बिल्कुल। जबकि मूर्ख लोग दूसरों के इशारे पर या पुरानी आदतों के गुलाम बनकर भटकते रहते हैं,
हमें ये तय करना ही होगा कि क्या सच में हमारे मानवीय हित में है और क्या हमें पीछे खींच रहा है। और यही विवेक, यही तर्क करने की क्षमता हमें भविष्य के लिए एक उम्मीद देती है। वो कैसे? निबंध के अंत में जीव विज्ञान का ही सहारा लेकर एक बहुत ही सकारात्मक संभावना जताई गई है। अच्छा। प्राणी शास्त्रियों का ये अनुमान है कि इवोल्यूशन के दौरान जैसे जैसे इंसान ने 2 पैरों पर चलना सीखा और उसकी पूंछ का इस्तेमाल खत्म हो गया तो एक दिन उसकी पूंछ झड़ गई। हाँ, इवोल्यूशन का नियम है। उसी तरह अगर इंसान अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को सच में पीछे छोड़ दे तो शायद भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नाखून भी प्राकृतिक रूप से बढ़ना बंद हो जाएंगे। अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प और आशावादी विचार है ना? मतलब अगर शरीर को इस सहजात वृत्ति की जरूरत ही नहीं महसूस होगी तो प्रकृति खुद ब खुद उस कोडिंग को डिलीट कर देगी। जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, शायद वो दिन मानवता की पाशविकता पर सबसे बड़ी और अंतिम विजय का दिन होगा। विनाशकारी हथियारों का प्रयोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम ऐसी उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो सुनहरा दिन नहीं आता, जब तक एवोल्यूशन उस स्तर तक नहीं पहुंचता, तब तक हमारी जिम्मेदारी क्या है? मुझे तो लगता है कि तब तक हमारा सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपने नाखून काटते रहें। हाँ बिल्कुल। मतलब इस पूरी चर्चा के बाद जब मैं अगली बार नेल कटर उठाऊंगा तो वो सिर्फ एक सफाई का हिस्सा नहीं होगा। ये असल में खुद को ये याद दिलाने का एक वीकली रिचुअल है कि मेरे अंदर का जानवर बार बार बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे उसे काटकर हर रोज एक बेहतर इंसान बनने का चुनाव करना है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस पूरे निबंध के सार को पकड़ लिया। मनुष्यता की ओर बढ़ना एक सक्रिय, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। नाखून बढ़ेंगे क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये हमारी उस पुरानी पशुता का अवशेष है। लेकिन उन नाखूनों को काटना, अपने भीतर के लोभ, क्रोध और हिंसा पर नियंत्रण पाना, ये हमारा चुनाव है, ये हमारा मानवीय धर्म है। सही बात है। पशुता खुद ब खुद नहीं मिटती, इंसान को उसे मिटाने के लिए लगातार सचेत प्रयास करना पड़ता है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि कैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखूनों के बढ़ने जैसी एक बेहद रोजमर्रा की बात को उठाया और उसे मानव इतिहास, जीव विज्ञान, हमारी हथियारों की अंधी दौड़ और आत्मनियंत्रण के दर्शन के साथ एक ही धागे में पिरो दिया। बिल्कुल। नाखून एक प्रतीक है हमारे अंदर के उस आदिम लोभ, क्रोध और हिंसा के, और उन्हें काटना इस बात का प्रतीक है कि हम हार नहीं मान रहे हैं, हम सभ्य, अनुशासित और मानवीय बने रहने के अपने संकल्प पर कायम हैं। और यही स्व का बंधन है जो हमारी सफलता को चरितार्थता में बदल सकता है। ये निबंध अतीत की बात नहीं करता, बल्कि ये वर्तमान की विडंबनाओं को उजागर करता है और हमें भविष्य के लिए सचेत करता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही रोचक सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। जीव विज्ञान ने तो इंसान की पूंछ हटा दी और शायद लाखों साल बाद प्रकृति हमारे ये असली नाखून भी खुद ही हटा दे। लेकिन आज के इस डिजिटल और हाईटेक युग को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या भविष्य का ये एवोल्यूशन इंसान के अंदर पनप रहे डिजिटल क्रोध, वर्चुअल अहंकार या सोशल मीडिया की उस हिंसक प्रवृत्ति जैसी अदृश्य और नई सहजात वृत्तियों को भी कभी पूरी तरह से मिटा पाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर ये एक ऐसा आधुनिक नाखून है जिसे प्रकृति नहीं काटेगी, बल्कि इसे हमें खुद ही अपने ही विवेक से रोज काटना सीखना होगा। ये हम सब के लिए सोचने की बात है। सोचिएगा जरूर।